दोस्तों, क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था यूपीएससी, जिसके माध्यम से आईएएस आईपीएस बनते हैं, क्या उसमें फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके आईएएस आईपीएस बनाया जा सकता है? क्या देश में कुछ ऐसे रसूख लोग हैं जो अपने परिवार के सदस्य या अपने कुछ करीबी लोगों को आईएएस आईपीएस आईआरएस बनाने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या देश में मुखर्जी नगर से लेकर पटना इलाहाबाद के छोटे से कमरे में तैयारी करने वाले लड़कों के साथ बेईमानी हो रही है? आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें सरकार ने पुष्टि की है कि 20 ऐसे अधिकारी, जिसमें आईएएस आईपीएस और आईआरएस भी शामिल हैं, उन्होंने गलत दस्तावेज देकर नौकरी हासिल की है। सरकार ने इसकी पुष्टि भी की है। ये रिपोर्ट द हिंदू में प्रकाशित हुई है। आज हम उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, कैसे ये प्रक्रिया होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट स्टूडेंट्स जरूर देखें, उनके माँ बाप जरूर देखें, ताकि अगर इस तरह के मामले आए तो सरकार जो है कई अन्य मामलों पर निष्पक्ष तरीके से और सोचे, क्योंकि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग उससे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए लगा देते हैं। आइए समझते हैं द हिंदू में क्या प्रकाशित हुआ और समाचार भारत में क्या प्रकाशित हुआ। समाचार भारत ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि 20 अधिकारियों ने यूपीएससी के चयन के दौरान फर्जी दस्तावेज सहारे आरक्षण का लाभ उठाया है। जांच में सामने आया है कि इन अफसरों ने झूठे आय प्रमाण, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, संभावित रूप से जातीय प्रमाण पत्र लगाए हैं। ऐसे दस्तावेज के आधार पर इन्होंने खुद आरक्षित वर्ग को पात्र बनाया है। ये आरोप लगे हैं और इसकी जांच बकायदा की जा रही है। वहीं द हिंदू में सबसे पहले ये खबर छपी थी, उसके बाद से ये ट्वीट्स पे और अन्य जगह पे प्रकाशित हुई। हालांकि बहुत जगह इस खबर को स्थान नहीं मिला, लेकिन मैं इस खबर को विस्तृत तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। द हिंदू में छापा है कि सरकारी अधिकारी ने बताया कि यूपीएससी 2024 में सफल होने वाले 1009 उम्मीदवारों में से कम 40 उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आय, जाति और शारीरिक विकलांग दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। परीक्षा के नतीजे इस साल अप्रैल में घोषित किए हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब कोई शिकायत मिली तो जांच की गई, लेकिन यह मामला इतना बड़ा था कि इसे अकेले मंत्रालय पर नहीं छोड़ा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों में आरक्षित का लाभ उठाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों के मामले में बड़े समाज के सहयोग की आवश्यकता है, ये मंत्री जी ने कहा। 2019 से एक नियम जारी हुआ है, उस नियम को समझा देता हूं, फिर आपको पीडब्ल्यूबीडी के बारे में भी बताऊंगा। यही वो खेल है जिसमें पूजा खेड़कर भी आई थी और तमाम आईएएस इसी के वजह से फंसते हैं। एक आईएएस का डांस करने वाला वीडियो आता है, वो भी दिव्यांगता कोटे से गई थी। एक आईएएस का घोड़े सवार करते हुए वीडियो आता है, वो भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगा के गए थे। सोशल मीडिया पर इनकी शिकायत भी की गई थी और लोगों ने सवाल भी पूछना शुरू कर दिया था कि भाई आप घोड़ा चला रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं और आप दिव्यांगता कोटे से जा रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। खैर, इन मामलों पे कितनी जांच हुई, कहां जांच गई, ये आपके सामने है, लेकिन मैं इस पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो लोग प्रश्न उठाते हैं उनके सामने ये जवाब प्रस्तुत कर रहा हूं। 2019 से जो नियम है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लिए आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले जो उम्मीदवार होते हैं वो वार्षिक परिवार आय 8 लाख रुपए से अगर उनकी कम है तो वो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण पा सकते हैं। वहीं आरक्षण के हकदार वो भी हो जाते हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में लगभग 4% पद पीडब्ल्यूडी
के उम्मीदवार के लिए भी आरक्षित होता है, पीडब्ल्यूबीडी। अब ये पीडब्ल्यूबीडी क्या है उसको समझाता हूं। यही पीडब्ल्यूडी और ओबीसी आरक्षण कभी कभी मर्ज होकर एक आदमी को आईएएस बना देता है, चाहे उसकी रैंक कुछ भी हो। पूजा खेड़कर भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो पहले ही दिन ट्रेनी अफसर थी और ऑफिस में जाते ही उन्हें बड़ा बंगला चाहिए था, बड़ा ऑफिस चाहिए था, बड़ी गाड़ी चाहिए थी। खैर उस मामले पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जरूर बताऊंगा। आगे मैं पहले इसको बता दूं कि ये पीडब्ल्यूबीडी क्या है। पीडब्ल्यूडी को कहते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसको आगे समझने की आगे मैं आपको बताता हूं कि जो पीडब्ल्यूडी का उपयोग आमतौर पर सरकारी परीक्षाओं में नौकरी में विकलांगता आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। बेंचमार्क विकलांगता में विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं, जैसे कम अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, गतिशीलता विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक बीमारी। यदि किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक विकलांगता है तो वह विकलांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निर्दिष्ट 21 विकलांगताओं में से एक है, उसे पीडब्ल्यूबीडी माना जाएगा और वह बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में आरक्षण व अन्य लाभों का अधिकार होगा। मतलब अगर आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, जैसे ये पूर्ण दिव्यांग दिख रहे हैं, और अगर पूर्ण नहीं भी है, आपको थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा कम दिखाई देता है, और अगर आप 40% के दायरे में आते हैं तो यही 40% दायरे वाले लोग पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आ जाते हैं। अब इस पीडब्ल्यूबीडी का खेल भी बहुत बार हो जाता है। कुछ लोग इसमें कम भी होते हैं लेकिन इसे ज्यादा दिखा देते हैं, दिखने में वो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, कहीं से भी वो दिव्यांग या विकलांग नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सर्टिफिकेट चूंकि उनके साथ रहता है, डॉक्टर द्वारा सर्टिफाइड रहता है, तो इसलिए उन्हें ये आरक्षण मिल जाता है। ऐसा कई मामलों में हुआ कि सामान्य जब ये इस आरक्षण के तहत जाते हैं और ये सामान्य रूप से डांस करते हुए या घुड़सवारी करते हुए या अन्य विषयों में दिखाई देते हैं, तो लोग इन पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप तो दिव्यांग थे, विकलांग थे, उस कोटे से आप गए हैं, तो आप ये काम कैसे कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि विकलांगता या दिव्यांगता दिखती नहीं है लेकिन वो असल में होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कम सुनाई दे रहा हो तो क्या आप उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन वो भी उसी कोटे से जाते हैं। क्या किसी व्यक्ति को कम दिखाई दे रहा हो लेकिन वो विकलांग है, लेकिन वो अपने रूप में एक विशेष प्रकार का चश्मा यूज कर रहा है, तो वो भी विकलांग कोटे को, उसे भी विकलांग कोटा ही माना जाता है। खैर इस कोटे को आप अगर अधिक समझना चाहते हैं तो आप सरकारी वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। आगे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो 20 लोगों की जांच हो रही है, क्या सिर्फ ये 20 ही हैं कि और भी हैं? अगर इस तरह की खबरें अगर कानाफूसी वाली सुनते होंगे तो आप भी कभी ना कभी सुने होंगे कि हमारे वहाँ ये जो अधिकारी नियुक्त हैं वो दिव्यांग कोटे से आए हैं, या ये ईडब्ल्यूएस वाले कोटे से आए हैं, या ऐसे आए हैं, वैसे आए हैं। इस तरह की कानाफूसी आती है, मामला कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। खैर मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल जो है कि क्या सिर्फ ये 20 अफसर ही हैं जिस सिस्टम का दुरुपयोग करके आए हैं? क्या ये फिर एक बड़ा नेटवर्क है जो इसमें शामिल है? जैसे किसी के पिता आईएएस है तो वो अपने पुत्र को आईएएस आईपीएस ही बनाना चाहते हैं, किसी की माता आईएएस आईपीएस है तो वो अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस ही बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो तमाम तिगड़म, तमाम चीजें, तमाम वो कानूनी दस्तावेज और तमाम वो प्रक्रिया से भी होकर गुजरते हैं। क्या इसमें ये गिरोह भी काम करता है? ये सवाल खड़े कर रहा हूं। क्या सिस्टम में बैठे कुछ लोग कानूनी गुणागणित गलत तरीके से अपने करीबी को आईएएस आईपीएस बनाते हैं? अगर ऐसा है तो मुखर्जी नगर के
छोटे से कमरे में 8 बाई 8 के कमरे में रहकर एक टाइम में दाल चावल बनाकर गुजारा करने वाले लड़कों के लिए ये बहुत बुरी खबर है। जो इलाहाबाद में कम पैसे जिनके पास है, जिनके पिता खेत बेचकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो सपना देखते हैं कि वो एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और एक दिन जिले के अधिकारी बनना चाहते हैं, ये उनके लिए बुरी खबर है। मेरा मानना है कि ये जितने भी खबर हैं उसमें से सारे निराधार हो सकते हैं, लेकिन सवाल हमारा पूछना काम है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं सिस्टम पे से सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नुकसान उनका हो रहा है जो लोग इस समय एक एक नंबर से पीछे हट जाते हैं और वो ईमानदारी से गरीबी में, गर्मी में तैयारी करते हैं और उनकी जगह कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा पुरुष आईएएस आईपीएस बन जाता है जिसने तिड़कझाम लगाया है, जिसने बेईमानी की है और गलत तरीके से आईएएस आईपीएस बना है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो मेरे बात की महत्वता को भी समझ रहे होंगे। आइए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ये मामला बताता हूं। कुछ मामले हैं। भारत एक्सप्रेस में एक मामला छपा है जिसमें शिकायतकर्ता ने 16 अगस्त 2024 को एक विस्तृत शिकायत दायर की। इसमें आरक्षण श्रेणियों के तहत कई शिकायत जमा किए गए। प्रमाण पत्रों में गंभीर अनियमितताओं और की ओर इशारा किया गया, जिसमें आरोप था कि 11 आईएएस, 2 आईपीएस, 1 आईएफएस और 1 आईआरएस अधिकारी इसमें शामिल हैं। इन सभी लोगों ने ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल और पीडब्ल्यूबीडी जैसे आरक्षित श्रेणियों के तहत गलत प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल इस मामले की भी जांच हो रही है। मामला नंबर 2 इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। ये 2024 में ये रिपोर्ट छपी थी और इसमें कहा गया था कि 9 साल में 1084 शिकायतें दर्ज की गईं और 92 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। नौकरी के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में कई बड़े खुलासे हुए। इसमें गवर्नमेंट नौकरी की बात की गई। जो नौकरियां होती हैं उसमें जो फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए जाते हैं उसके मामलों में लगभग 1084 शिकायतें दर्ज की गई। इसमें यूपीएससी सहित अन्य भी जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं उसके मामले भी शामिल हैं। इसमें केवल यूपीएससी का मामला नहीं शामिल है। इसके अलावा तीसरा मामला जो सबसे खास बनाता है और चर्चित बनाता है वो पूजा खेड़कर का प्रकरण सामने आता है। पूजा खेड़कर का पारिवारिक बैकग्राउंड पे मैं नहीं जाऊंगा, स्थितियों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी बताता हूं। ये अपने ऑफिस पहुंची थी और ऑफिस पहुंचने के बाद इन्हें ये ट्रेनी अफसर थी। हालांकि जब ट्रेनी अफसर आते हैं तो ये जिले का कलेक्टर तय करता है कि उन्हें कहां जगह दी जाएगी, कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, कहां रखा जाएगा। साधारणतः बड़े शहरों में उन्हें किसी गेस्ट हाउस में रख दिया जाता है, किसी एसडीएम के साथ लगा दिया जाता है, कभी कभी तो गाड़ी भी नहीं मिलती है। लेकिन मैडम जैसे ही आई थी उन्हें एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी, उन्हें एक अपना अलग केबिन चाहिए था। और जब ये मामला वहां के जिलाधिकारी तक पहुंचा तो लोगों को कान खड़े हो गए कि भाई पहले दिन कोई ट्रेनी अफसर आई हैं, भला वो कैसे इतनी डिमांडिंग हो सकती हैं। इसके बाद धीरे धीरे पूजा खेड़कर पर जांच होनी शुरू हो गई और जांच में जो चीजें सामने आई वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। जांच में जो मुख्य आरोप पूजा खेड़कर पर प्रस्तुत किए गए उसमें ओबीसी और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है वो गलत तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका आरोप उन पर है। अतिरिक्त प्रयास का लाभ लिया। आरोप है कि सामान्य उम्मीदवार और दिव्यांग उम्मीदवार दोनों के रूप में उन्होंने अलग अलग प्रयासों का लाभ लिया। नाम परिवर्तन और पहचान की धोखाधड़ी की। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर पहचान छिपाई और फर्जी जानकारी दी। सरकारी सुविधाओं की मांग, जो मैं शुरुआत में बताया कि पुणे में जब ट्रेनी अफसर रहते हुए उन्होंने विशेष कार्यालय सुविधा जैसे कार पार्किंग आदि की मांग की, जो विवाद का पहला कारण बना। शायद पूजा खेड़कर अगर आते ही ये बंगला, गाड़ी और ये चीजें नहीं मांगती, बहुत साधारण ढंग से अपना नौकरी करती रहती, तो ये मामला सामने ही नहीं आता। इसीलिए बहुत बार शक हो जाता है कि पूजा खेड़कर जैसे न जाने कितने लोग हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन
पूजा खेड़कर विवादों में ही इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने आते ही ये एक ऐसा रवैया अपनाया जो अक्सर सीनियर आईएएस जो 10 साल 8 साल के हो जाते हैं उनका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस समय वहां के जिलाधिकारी ने इस चीज को समझा और जब थोड़ी बहुत जांच की तो पता चला कि जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है या ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो इन्होंने गलत दे रखा था। फिलहाल निलंबन और यूपीएससी से इन्हें हटाना पड़ा और सरकार ने जून से सितंबर में उन्हें प्रमोशन से बर्खास्त कर दिया। यूपीएससी ने उनका चयन रद्द कर दिया और भविष्य में फिर से परीक्षा देने पर रोक लगा दी। इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की जो जांच हुई उसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा मामला दर्ज किया गया जिसमें फर्जी प्रमाणों के स्रोत को निश्चित किए जा रहे हैं। दिसंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी और राष्ट्रीय धोखाधड़ी तक बताया। 21 मई 2025 अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 35,000 की जमानत पर अग्रिम जमानत दी है। तो पूजा खेड़कर का मामला भी कोई साधारण मामला नहीं है। इसीलिए पूजा खेड़कर जैसे मामलों को देख करके बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं जो तैयारी करते हैं वो संदेह करने लगते हैं व्यवस्थाओं को। खैर यूपीएससी को और सरकार को इन चीजों को इतना पारदर्शी और इतना शानदार बनाना चाहिए कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे दिल्ली में तपती गर्मी से लेकर के और पटना में, इलाहाबाद में, गरीबी में आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक मिनट का भी संदेह ना हो कि हमारी सरकार की व्यवस्थाओं में हम पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से जाएं और कोई भी ऐसा व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर पाए जो अयोग्य हो। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।